सभी को नमस्ते। बीएससी पार्ट सेकंड में प्रकाशिकी ऑप्टिक्स पुस्तक आज शुरू कर रहे हैं। इसका अपना चैप्टर रहेगा व्यतिकरण और आज का अपना टॉपिक रहेगा माइकलसन व्यतिकरण मापी। माइकलसन व्यतिकरण मापी जो है वो मुख्यतः पतली वायु फिल्म से बनने वाली व्यतिकरण फिल्मों के अध्ययन किसी प्रकाश स्रोत की एकवर्णता ज्ञात करने में और मानक मीटर के मानकीकरण में प्रयुक्त की जाती है। इसका जो चित्र है ये आपको सामने दिखाई दे रहा है, जिसमें M1 और M2 दो समतल दर्पण हैं। आपको M1 और M2 जो दो समतल दर्पण दिखाई दे रहे हैं, ये M1 है और ये आपका M2 है। और इन दर्पणों पर सामने के पृष्ठ पर चांदी की कलाई की हुई होती है। ये इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि इनके तल जो है वो परस्पर लंबवत रहे। इसके लिए इनसे जुड़े संसर्जक जो पेच है वो काम में लिए जाते हैं। ये पेच S1, S2, S3 है। ये इसके पेच T1, T2, T3 है। दर्पण M1 को हैंडल H द्वारा पेच घुमाकर क्षैतिज स्तंभ TT पर आगे पीछे खिसकाया जा सकता है। जो क्षैतिज स्तंभ है ना आपका, ये इस पे आगे पीछे खिसकाया जा सकता है। और इसका प्रबंधन इतना शुद्ध, सटीक और सूक्ष्म होता है कि इसकी गति में दर्पण का जो तल है वो यथार्थतापूर्वक लंबवत और समानांतर रहता है और इसी में उपकरण से यथार्थ मापन होता है। प्रकाशिक प्लेट जो है, इस प्रकाशिक प्लेट जीवन जो है, इसका पीछे का जो तल होता है वो अर्धरजित होता है। ये प्रकाशिक प्लेट जीवन है। इसका पीछे का जो भाग है ये अर्धरजित यानी चांदी की पॉलिश किया हुआ होता है। इससे प्रकाश की जो तीव्रता है वो 50% पारगमित होती है और 50% जो है वो परावर्तित होती है। यह प्लेट जो है वो आपतित प्रकाश किरण से 45 डिग्री के कोण पर, ये जो प्रकाश आपतित हो रहा है इससे 45 डिग्री के कोण पर झुकी होती है। और समतल कांच की प्लेट, एक अन्य समतल कांच की प्लेट G2 होती है जो ये है, वो इसके समान ही होती है। दोनों एक ही पदार्थ की बनी होती है और दोनों की जो मोटाई है वो समान होती है। वास्तव में G1 और G2 जो है वो एक ही प्लेट के दो टुकड़े होते हैं और G2 जो है ये वाली, इसके ऊपर हम कलाई नहीं चढ़ाते हैं, यानी इसका पीछे का जो हिस्सा है वो रजित नहीं करते हैं। G2 को प्रतिकारी प्लेट कहते हैं। यह प्लेट G2 जो है वो G1 के समानांतर होती है और G1 और दर्पण M2 जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, ये जो G1 है और इस दर्पण M2 इन दोनों के बीच में स्थित होती है, इसके समानांतर। अब अपन चलते हैं इस माइकलसन व्यतिकरण मापी की कार्यविधि पर। तो इसकी कार्यविधि में चित्र आपके पास ये रह जाएगा। ये एक वर्णीय प्रकाश स्रोत है जिससे प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है और ये एक लेंस लगा हुआ है। इस लेंस से ये प्रकाश जो है वो अपवर्तित होकर समानांतर किरण पुंजों में परिवर्तित हो जाता है। ये तीन किरणें हमें दिखाई दे रही है। समानांतर किरणपुंज के रूप में परिवर्तित होने के पश्चात ये किरणपुंज जो है वो इस प्लेट G1 पर आपतित होता है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। इस G1 पर आपतित होता है, जहाँ से यह प्रकाश पुंज जो है इसका दो भागों में विभाजन हो जाता है। एक भाग जो है वो परावर्तित होकर दर्पण M1 की ओर जाता है। जैसे ये यहाँ से आता है, इस पॉइंट A से इसका परावर्तन होता है। एक भाग जो है वो ऊपर की ओर जाता है दर्पण M1 की ओर, तथा शेष भाग जो है वो यहाँ से, शेष भाग जो है वो यहाँ से इधर M2 की ओर जाता है। पारगमित होकर दर्पण M2 की ओर गमन करता है। प्लेट G1 इस प्रकार परावर्तन और पारगमन दोनों गुण दर्शाती है। प्रकाश किरणपुंज जो है वो दर्पण M1 से परावर्तित होकर पुनः अपने मार्ग से प्लेट G1 पर आपतित होता है। ये जो है पहला प्रकाश आपका, ये यहाँ पे जाके वापस टकरा के इधर आता है और उससे पारगमित होकर, इससे पारगमित होकर यहाँ नेत्रिका तक पहुँचता है। ठीक है। इसी प्रकार पारगमित किरण जो दूसरी है, ये पारगमित किरण जो इधर गई है, यह इस
प्लेट G2 से अपवर्तित होकर दर्पण M2 पर, इस G2 से अपवर्तित होकर इस दर्पण M2 पर आपतित होती है और यहाँ से परावर्तित होकर पुनः अपने मार्ग पर चली जाती है और G2 से पर आपतित होती है। वहाँ से अपवर्तित होकर अब इस G2 से ये अपवर्तित होकर प्लेट G1 के पीछे से यहाँ से ये इस नेत्रिका पर पहुँचती है। तो इस प्रकार जो यहाँ से प्रकाश किरण के दो भाग बने, एक भाग इधर गया और एक भाग इधर गया, दोनों भाग जो है वो नेत्रिका E पर आकर मिलते हैं। इस प्रकार नेत्रिका E की ओर दो प्रकाश किरणें आती हैं जो क्रमशः है AE और BE है। पहली जो प्रकाश किरण है वो ये है AE और दूसरी जो है वो ये है BE, जो एक ही प्रकाश स्रोत से उत्पन्न हुई है, इस प्रकाश स्रोत से इसी से निकली थी। यहाँ इनका विभाजन हो गया और दोनों यहाँ E पर पहुँच गई। प्रकाश किरण SG1 का जो भाग किरण AE के रूप में प्राप्त होता है वह कांच की प्लेट G1 से 3 बार गुजरता है। ये जो है वो इससे 3 बार गुजरता है, इधर गया, वो ऊपर गया और वापस इधर गया। यहाँ से यहाँ पे आया पहली बार, दूसरी बार ऊपर गया और तीसरी बार वापस अंदर आया। ठीक है। जबकि प्रकाश किरण BE जो है वो प्लेट G1 से केवल एक बार गुजरती है, जबकि जो ये दूसरी वाली थी जो इधर से परावर्तित हो गई वो केवल इस प्लेट से एक बार गुजरी है। इस प्रकार नेत्र E पर पहुंचने वाले दोनों किरणों के प्रकाशीय मार्ग भिन्न भिन्न हो जाते हैं, या हम कह सकते हैं कि इनमें पथांतर उत्पन्न हो जाता है। इन्हें समान रखने के लिए दूसरी प्लेट G2 को हम इस मार्ग में रखते हैं यहाँ पे, ताकि इसको रखने का मुख्य उद्देश्य यही है कि ये प्रकाश किरण जो है वो इससे 2 बार, जब ये एक प्रकाश किरण इससे 3 बार गुजर रही है और ये प्रकाश किरण जो इधर निकली वो एक ही बार गुजर रही है, तो उसको 2 बार और प्लेट से गुजारा जाए ताकि यहाँ पे नेत्रिका पे पहुँचने वाली जो दोनों प्रकाश किरणें हैं उनका पथांतर समान रहे। तो इस प्रकार नेत्र E पर पहुँचने वाली दोनों प्रकाश किरणें हैं, उनके प्रकाशिक मार्ग जो होते हैं वो भिन्न भिन्न हो जाते हैं। इन्हें समान रखने के लिए ही दूसरी प्लेट G2 को किरण AM2 के माध्यम में रखते हैं, जिससे किरण AM2 जो है वो 2 बार इससे गुजरती है और किरण AE और BE का जो पथांतर होता है वो शून्य हो जाता है। प्लेट G2 को हम प्रतिकारी प्लेट कहते हैं। दर्पण M1 और M2 के बीच की जो दूरी है, यह दूरी हैंडल H को घुमाकर, जो आपका हैंडल है H, इसे घुमाकर पेच को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इस प्रकार दोनों किरणों में जो पथांतर है वो भी परिवर्तित हो जाता है। प्लेट G1 के द्वारा दर्पण M1 में देखने पर संपूर्ण क्षेत्र जो है वो प्रकाशित दिखाई देता है। फ्रिंज देखने के लिए प्लेट G1 से दर्पण M1 व M2 की जो दूरियां हैं वो लगभग समान रखी जाती है। दर्पण M2 को पेच S1, S2 और S3 द्वारा M1 के लंबवत कर सकते हैं। इसके लिए सूक्ष्म छिद्र को स्रोत व प्लेट G1 के बीच रखकर उनके प्रतिबिंब देखे जाते हैं। सामान्यतः प्रतिबिंबों के जो है वो 2 जोड़े दिखाई देते हैं, एक प्लेट के सम्मुख सतह से परावर्तन के कारण और दूसरा उसकी पार्श्व सतह से परावर्तन के कारण दिखाई देता है। यहाँ M2 से जुड़े संबंधन पेच जो है इनको इस प्रकार घुमाया जाता है कि प्रतिबिंबों का एक जोड़ा जो है वो दूसरे पर संपाती रहे। इस स्थिति में जो फ्रिंजें बनती है वो वृत्ताकार फ्रिंजें बनती है। अब पेच को घुमाते जाएं तो फ्रिंजों के बीच की जो चौड़ाई है वो लगातार बढ़ती जाती है और अंत में हमें सुस्पष्ट वृत्ताकार सकेंद्रीय फ्रिंजें प्राप्त होती है। तो ये आपकी माइकलसन व्यक्तिगण मापी थी। अब आपके आता है फ्रिंजों के प्रकार। तो फ्रिंजें 3 प्रकार की बनती है। तो पहला जो प्रकार है वो है वृत्ताकार फ्रिंज। जब दर्पण M1 और M2 परस्पर अभिलंब है तो M2 का उसमें जो प्रतिबिंब बनेगा M2' वो दर्पण M1 के समानांतर होगा और हमें वृत्ताकार फ्रिंजें दिखाई देगी। यदि दर्पण M1 और M2 की प्लेट G1 से दूरियों का अंतर D है तो दर्पण M1 और M2' के बीच की जो दूरी होगी वो भी D होगी। यहाँ M2' जो है वो M2 का आभासी प्रतिबिंब है। इसको हम इस चित्र में देखते हैं। इस चित्र में संगत बिंदु P'
और P डबल डैश ये जो संगत बिंदु हैं, इनसे आने वाली प्रकाश किरणों के जो बीच की दूरी है वो 2d cos थीटा है जब m1 और m2 डैश समानांतर है। इस प्रकार आने वाली दोनों किरणों के लिए कोण थीटा जो है वो समान होगा और इस प्रकार किरणों का जो पथांतर होगा वो आपका आ जाएगा 2d cos थीटा बराबर m लैम्डा। और यह पथांतर जो है वो उच्चिष्ट की शर्त को पूरा करेगा तथा हमें उन किरणों के व्यतिकरण से बनी दीप्त फ्रिंज जो है वो दिखाई देगी। यदि हम कोण को बदलकर थीटा डैश कर देते हैं तो पथांतर भी परिवर्तित हो जाएगा और अन्य जो फ्रिंज है उसकी स्थिति हमें दिखाई देगी। इस प्रकार जो वलय बनती है ये वलय न्यूटन वलय से भिन्न प्राप्त होती है। इन्हें हम हेडिंजर फ्रिंज भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार के वलय के लिए यदि हम दीप्त वलय लें तो दीप्त वलय के लिए 2d cos थीटा बराबर n लैम्डा होता है, जबकि अदीप्त वलय के लिए 2d cos थीटा बराबर 2n+1 लैम्डा बटे 2 होता है। यदि nv वलय की त्रिज्या xn हो वह आंख से उसके केंद्र पर अभिलंब की लंबाई जो है वो l है, तो छोटे कोणों के लिए हम कह सकते हैं थीटा बराबर xn/l। इस प्रकार दीप्त वलय के जो पथांतर है उसे निम्न प्रकार व्यक्त करते हैं 2d cos थीटा बराबर 2d 1 माइनस थीटा स्क्वायर बटे 2 बराबर 2d 1 माइनस 1/2 xn बटा l की स्क्वायर बराबर n। और दो क्रमागत दीप्त व अदीप्त वलयों के जो बीच जो संबंध मिलेगा वो मिल जाएगा xn-1 की स्क्वायर माइनस xn की स्क्वायर बराबर l² लैम्डा। इस प्रकार उपरोक्त जो व्याख्या है वो वृत्ताकार फ्रिंजों पर सदैव लागू नहीं होती है। तो ये आपकी वृत्ताकार फ्रिंज थी। दूसरी जो फ्रिंज बनती है वो है आपकी रेखीय या वृत्ताकार फ्रिंज। तो इसके लिए हम जो माइकलसन व्यतिकरण मापी है उसके जो दो दर्पण m1 और m2 होते हैं, यदि ये परस्पर अभिलंब न हो तो m1 व m2 डैश जो है वो समानांतर नहीं होंगे और परस्पर झुके हुए होंगे। इस प्रकार इनके बीच की जो वायु है उस वायु से फनाकार फिल्म का निर्माण होगा और इस स्थिति में सरल रेखीय वक्र फ्रिंज दिखाई देगी। तीसरा जो फ्रिंज का प्रकार आता है वो है श्वेत प्रकाश फ्रिंज। यदि स्रोत S जो है वो एक वर्णीय न होकर श्वेत प्रकाश का हो तो यह सामान्यतः फ्रिंजें जो है वो दिखाई नहीं देती है, लेकिन यदि दर्पण m1 और m2 परस्पर झुके हुए हो तो केंद्रीय अदीप्त फ्रिंज दिखाई देगी और उन्हें दोनों ओर लगभग 5-6 रंगीन सरल रेखीय फ्रिंजें दिखाई देगी। फलस्वरूप इन 5-6 रंगीन सरल रेखीय फ्रिंजों के कारण एक ही स्थान पर कई रंगों का अतिव्यापन हो जाता है और परिणाम स्वरूप समरूप तीव्रता वाला श्वेत प्रकाश दिखाई देता है। तो इस प्रकार बनने वाली जो फ्रिंजें होंगी वो श्वेत प्रकाश फ्रिंजें होंगी। तो ये आपकी माइकलसन व्यतिकरण मापी थी। बढ़िया टॉपिक है, एग्ज़ाम के हिसाब से 5 नंबर में आने लायक। तो इसको देखना, पढ़ना। धन्यवाद।